नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाय क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम आपको इस चैनल पर एमपीटीईटी ग्रेड 3 का इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करवाएंगे और इसमें आपका जो सिलेबस है उसका प्रत्येक टॉपिक हम प्रत्येक वीडियो को पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड करके चीज़ों को बेहतर आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि परीक्षा में आपको काफ़ी लाभप्रद होंगे। और एक बात और है, आप चाहे तो आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मेरी एक यह छोटी सी कोशिश है, उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी कोशिश को आप सपोर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो आपका सिलेबस दिया हुआ है पीईबी ने, उसमें आपका पहला टॉपिक है कंटेंट में हमारा परिवार हमारे मित्र। तो हम उस टॉपिक को जानते हैं। परिवार, फैमिली। परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से हुई है, जिससे एक समूह का बोध होता है। जिसमें अब बात करते परिवार में कौन कौन रहता है, तो परिवार मतलब जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे, नौकर आते हैं, वो परिवार है। भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि समाज की बुनियादी इकाई क्या है, तो परिवार है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक परिवार में जन्म लेता है और परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है और परिवार ही उसे सामाजिक और पारिवारिक प्राणी बनाता है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेना है कि बालक जो है परिवार में ही जन्म लेगा और परिवार में ही उसका पालन पोषण होगा, जैसे कि हमारा हुआ है। और परिवार ही हमें क्या बनाता है, पारिवारिक और सामाजिक प्राणी बनाता है। अब बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है परीक्षा में। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको मैंने रेड करके हाईलाइट है, वो अलग से, आपको कठिनाई नहीं होगी। फिर आगे बात करेंगे समाजीकरण, संस्कृति का हस्तांतरण तथा सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, एक परिवार से हमारा समाजीकरण होता है। जो संस्कृति होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है और एक समाज की उसमें नियंत्रण हमारा रहता है परिवार का। आगे बात करेंगे हम कुछ मनोवैज्ञानिक आए हैं जिन्होंने परिवार को लेके अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, तो उनको हम जानेंगे। पहले बात करेंगे हम अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वो समाज में रहता है। फिर मैकाइवर पेज के अनुसार परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म एवं पोषण की व्यवस्था करता है परिवार। ये मैकाइवर पेज के अनुसार है। क्लियर के अनुसार माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। जो माता पिता है और उनके बच्चे हैं, उनके बीच जो पाए जाने वाले संबंधों की जो व्यवस्था है उसी को हम क्या बोलेंगे, परिवार बोलेंगे। फिर बात करेंगे हम कर्वे के अनुसार। तो भारत में परिवार का अर्थ सीधा सा इनके अनुसार क्या है, संयुक्त परिवार से है। मतलब ये परिवार की जब भी बात करेंगे तो सीधा इनका कहाँ होगा, संयुक्त परिवार पर। अभी हम जानेंगे आगे संयुक्त परिवार क्या है। फिर C.H. कूले के अनुसार इन्होंने परिवार को प्राथमिक समूह माना है और इसे मानव प्रकृति की नर्सरी या पोशिका कहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि मानव प्रकृति की नर्सरी किसे कहा जाता है, तो परिवार को कहा जाता है, या मानव प्रकृति की नर्सरी परिवार है। यह बात किसने कही, तो C.H. कूले ने कही। फिर आगे बात करेंगे लूसी मेयर के अनुसार तो पारिवारिक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतानें साथ साथ रहती हैं। तो ये लूसी मेयर करके जो मनोवैज्ञानिक हो, उन्होंने ये बात कही है। आगे बढ़ेंगे हम परिवार की विशेषताएं जान लेते हैं। तो परिवार की विशेषताओं में हम बात करेंगे। पहली विशेषता परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति।
जो समाज की एक जो संरचना है, जहाँ हम रहते हैं, तो परिवार का जो दायित्व होता है वो केंद्रीय स्थिति में होता है, मतलब सेंटर पॉइंट पे होता है। फिर परिवार में सदस्यों का उत्तरदायित्व, तो ये भी एक बड़ी विशेषता है परिवार की कि हर सदस्य का अपना एक उत्तरदायित्व होता है। तीसरा है भावनात्मक आधार, मतलब हर सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। अब परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। इसके बारे में जानते हैं कि भाई परिवार जो है स्थायी भी है और अस्थायी भी है। देखो परिवार तो चलता ही जाएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन उसमें रहने वाले सदस्य, अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या तलाक हो जाता है या परिवार से अलग हो जाता है, तो वो उस परिवार का सदस्य नहीं रहता, फिर तो वो अस्थायी संस्था के रूप में भी जानते हैं परिवार को। फिर है सार्वभौमिकता परिवार के प्रति। फिर सीमित आकार, परिवार का एक सीमित आकार होता है। रचनात्मक प्रभाव, परिवार से कई चीज़ें हमें मिलती हैं, हमारे ऊपर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जैसा कि भी हमने पहले जाना। एक ये पॉइंट है आपका सामाजिक नियंत्रण, तो सामाजिक नियंत्रण भी रहता है। और परिवार जो है वंश नाम की एक प्रक्रिया है, याद रखिएगा, वंश नाम की एक व्यवस्था है। ये क्वेश्चन पूछा गया है विवाह एवं यौन संबंध, यह भी एक विशेषता है परिवार की। प्रजनन और आर्थिक बंधन। आर्थिक बंधन आप समझते होंगे, आर्थिक मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल, पैसों से जुड़ी हुई बातें आएंगी आपकी। तो ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं कि निम्न में परिवार की विशेषता है या नहीं है, तो इन ऑप्शंस में से आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। परिवार की विशेषताएं जानी हमने, फिर हम जानते हैं परिवार के प्रकार। तो परिवार के प्रकार की हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले परिवार के प्रकारों को कई भागों में बांटा जाता है, पहली चीज तो, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आकार के आधार पर। आकार के आधार पर हम बात करेंगे तो परिवार होते हैं दो प्रकार के, पहला एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली, संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली। अब बात करेंगे हम एकल परिवार की। तो इस तरह के परिवार में माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं और यह परिवार बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, एकल परिवार। वर्तमान में ऐसे परिवार सर्वाधिक शहरों में पाए जाते हैं और धीरे धीरे भारत में ऐसे परिवारों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। एकल परिवार सामान्यतः सुखी परिवार होता है और इन परिवारों में रहने वाले बच्चों में आत्मनिर्भरता, क्योंकि हर काम स्वयं खुद को करना पड़ता है, तो आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है एकल परिवार के जो बच्चे होंगे उनमें। फिर हम बात करेंगे एकल परिवार आखिर बनते क्यों हैं, क्या कारण होता है एकल परिवार बनने का। तो सबसे पहली बात करेंगे हम, पॉइंट बाय पॉइंट दिया है चीज़ों को, इन परीक्षा की दृष्टि से चीज़ें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एकल परिवार बनने का पहला कारण, तो एक तो जनसंख्या वृद्धि है, फिर है स्वतंत्र रहने की इच्छा, हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, तो इसका ये भी एक कारण है एकल परिवार बनने का। फिर हम बात करेंगे सामाजिक बदलाव। वर्तमान में जो सामाजिक बदलाव हो रहा है उसमें कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, इसलिए सामाजिक बदलाव हो रहा है और ये भी एक कारण हो जाता है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, एकल परिवार बनने में पाश्चात्य सभ्यता जो है उसका बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। अर्थ की प्रधानता, अर्थ की प्रधानता मतलब पैसों की भी प्रधानता होती है। फिर ग्रामों से, छठवां पॉइंट है ये, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन। फिर है रोजगार और व्यवसाय के लिए प्रव्रजन, मतलब लोग रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो जाता है एकल परिवार बनने का, कि जहाँ पहले संयुक्त परिवार होता था उसके सदस्य जो हैं धीरे धीरे पलायन कर गए, कोई रोजगार के लिए, कोई व्यवसाय के लिए, तो ऐसे में वो संयुक्त परिवार जो है धीरे धीरे एकल परिवार में परिवर्तित हो गया। तो परिवार के प्रकार में हमने जाना था आकार के आधार पर, पहला प्रकार हो गया एकल परिवार। अब हम बात करेंगे दूसरा जो परिवार का फैक्ट है, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार की हम बात करेंगे तो इस तरह के परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, माँ बाप और बच्चे होते हैं, यह एक बड़ा परिवार होता है।
यह एक कैसा परिवार होता है? बड़ा परिवार होता है, मतलब इसमें सभी लोग। वर्तमान में ऐसे परिवार ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं और प्राचीन भारत में ऐसे परिवारों ज़्यादा थे। और वर्तमान में जो आधुनिकीकरण हो रहा है, वर्तमान में हो रहे आधुनिकीकरण के कारण ये सब परिवार कैसे होते जा रहे हैं? छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। मतलब अब संयुक्त परिवार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब एक पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है CTET 2012 में कि अहोम आदिवासी जो होते हैं उन्होंने अपने समाज को किस में विभाजित किया है? खेल में। ये क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में 2012 में। फिर आगे बात करेंगे हम संयुक्त परिवार के गुण। भाई हर परिवार का अपना एक वो होता है, ऐसे जैसे एकल परिवार के बारे में जाना, ऐसे संयुक्त परिवार में। तो आर्थिक संयुक्त परिवार जो होता है ये आर्थिक उन्नति को निश्चित करती है। दूसरा, श्रम विभाजन, मतलब जितने लोग हैं सबका अपना अपना कार्य है, श्रम विभाजन। समाजवाद, ये भी एक गुण है। बचत, ये भी एक गुण है, क्योंकि बचत जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी और बचत भी होगी। विश्राम के लिए अवसर मिल जाता है। सामाजिक गुण, क्योंकि जब सब साथ में रहेंगे तो निश्चित तौर पे सामाजिक गुण तो आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पे एक खास बात ये है, भूखंडन को रोकता है। मतलब जहाँ एक परिवार संयुक्त रूप से था, अब यहाँ पे किसकी खास बात ये है कि एकल परिवार में टुकड़ों टुकड़ों में भूमि विभाजित हो जाती, घर है तो घर आपस में विभाजित हो जाता है, लेकिन यहाँ जब संयुक्त रूप से रहते हैं तो भूखंडन नहीं हो पाता है। तो ये संयुक्त परिवार के गुण थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब आगे बात करेंगे हम संयुक्त परिवार के दोष भी हैं। संयुक्त परिवार का दोष बात करेंगे। पहला, निकम्मों का घर। निकम्मों का घर मतलब कहने का ये है कि संयुक्त परिवार में कभी कभी ये होता है कि 5 लोग हैं तो 5 लोग में से 3 लोग काम करते हैं व्यवस्थित, 2 लोग होते हैं वो निकम्मे टाइप के होते हैं, हो रहा है काम, नहीं हो रहा है, कर दिया नहीं किया, तो मतलब इस टाइप की स्थिति वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। फिर व्यक्तित्व के विकास में बाधक, इसमें व्यक्तित्व के विकास की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर आत्मनिर्भरता नहीं होगी, जब तक हमारा विकास नहीं होगा, चीज़ें हम करेंगे नहीं तो चीज़ें हम सीखेंगे भी नहीं, तो ये व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है। फिर बात करेंगे एकांत का अभाव। भरे पूरे जो परिवार संयुक्त रूप से होते हैं वहाँ पे एकांत की स्थिति शायद ही कहीं देखने को मिलती है, एकांत का अभाव होता है। फिर अनियंत्रित प्रजनन। अनियंत्रित प्रजनन मतलब संयुक्त परिवार में पता चला कि 5 लोग हैं, फिर 5 लोगों के बच्चे तो 20 से 25, मतलब इस तरह की स्थिति बन जाती है, तो ये भी एक बड़ा दोष है। झगड़े उत्पन्न होना, जब सब लोग साथ में रहेंगे तो निश्चित तौर पे है कि झगड़े तो उत्पन्न होंगे, ठीक है। फिर सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन। अब एक परिवार में जहाँ कई सदस्य हैं तो वहाँ पे समस्याएं होंगी और वो समस्याएं जो हैं वो समाज में भी फैलेंगी, तो कहीं ना कहीं सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन मिलता है संयुक्त परिवार में। और स्थितियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी, मतलब स्त्रियों की बहुत कंडीशन खराब रहती है संयुक्त परिवार में, ठीक है ना। तो ये कुछ दोस्त थे जो कि हमने आपको बताए। ये परीक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधा सीधा लिख देते हैं संयुक्त परिवार के दोष निम्न में हैं या नहीं है, और ऑप्शन दे देते हैं, तो इनको आपको नोट कर लेना है और इनको थोड़ा सा 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो ये संयुक्त परिवार के दोष हमने जान लिए। अब परिवार के प्रकार में हमने आकार के आधार पर जाना। अब हम बात करेंगे हिंदू संयुक्त परिवार होता है उसको संपत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 रूल फॉलो होते हैं। पहला रूल है मिताक्षरा का नियम, और दूसरा है दाएं भाग का नियम। तो हम बात करेंगे, सबसे पहला जो नियम है मिताक्षरा का नियम, तो यह नियम लगभग संपूर्ण भारत में प्रचलित है और इसके प्रवर्तक विज्ञानेश्वर थे। मिताक्षरा का जो नियम है ये पूरे भारत में प्रचलित है, मतलब इस नियम को फॉलो सभी लोग करते हैं
और इसके प्रवर्तक जो है विज्ञान ईश्वर है। अब हम बात करेंगे इस नियम में क्या होता है। इस नियम के अनुसार संपत्ति पर इस नियम के अनुसार संपत्ति पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। मतलब ये जो मिताक्षरा का नियम है, इसमें ये विज्ञानेश्वर इसके प्रवर्तक थे और इनके अनुसार मतलब जो संपत्ति होगी उसमें परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उन सभी का जन्मजात अधिकार है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आपका दूसरा है यहाँ पे दाएं भाग का नियम। दाएं भाग का नियम बात करेंगे हम, तो यह नियम की जो प्रथा है ये केवल मुख्य रूप से कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, जिसमें संपत्ति पर अधिकार उन परिवार के सदस्यों तक ही सीमित है जो मूल व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं। मतलब जो लोग पिंडदान करते हैं, किसी व्यक्ति का जो मूल व्यक्ति है उस परिवार का, उस तक ही संपत्ति का अधिकार होता है। अब आगे बात करेंगे। अधिकार और उत्तराधिकार के आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा है। पहला पितृसत्तात्मक, दूसरा मातृसत्तात्मक। फिर हम बात करेंगे सबसे पहला जो है पितृसत्तात्मक। तो ऐसा परिवार जिसमें सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ पुरुष या पिता के हाथों में हो। मतलब ऐसा परिवार जहाँ पर जिसकी पूरी सत्ता और सारे अधिकार जो हैं एक वरिष्ठ पुरुष जो होता है उस परिवार का या उसमें पिता होते हैं उसके हाथों में हो, तो ऐसा परिवार पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। इसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उससे उस उत्पीड़ित और शोषित करता है। ये पितृसत्तात्मक प्रणाली कहलाती है। ये CTET 2011 में क्वेश्चन पूछा गया इससे। फिर दूसरी बात करेंगे हम इसमें मातृसत्तात्मक परिवार। ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या पूरे अधिकार किसी वरिष्ठ महिला, यहाँ पे खास बात यहाँ पे है मातृसत्ता मतलब माता, तो वरिष्ठ महिला या माता के हाथों में हो तो वह परिवार जो है मातृसत्तात्मक परिवार कहलाएगा। ऐसे परिवार भारत में मालाबार के नायरों, असम के खासी और गारो जनजातियों में देखने को मिलते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने जाना अधिकार और उत्तराधिकार के आधार पर परिवार दो भागों में, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। सीधा सा है, पितृसत्तात्मक मतलब पिता की सत्ता, मातृसत्तात्मक मतलब माता की सत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2013 में CTET ने पूछा हुआ था कि मलोका क्या है। तो मलोका जो है दोस्तों एक प्रकार का घर है। मलोका जो है एक प्रकार का घर है। फिर हम बात करेंगे सती प्रथा। लॉर्ड डलहौजी के समय की बात है। सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया था, सती प्रथा के विरुद्ध। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बनाया गया। तो 1955 में बनाया गया। फिर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के आधार पर हिंदू विवाह को क्या माना गया, एक सिर्फ सामाजिक समझौता माना गया है। ये 1955 का जो अधिनियम है इसमें सिर्फ हिंदुओं का जो विवाह होता है उसको एक क्या माना जाता है, सामाजिक समझौता। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लगभग आप सभी को पता होगा कि भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु, तो लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष विवाह के लिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित किया गया, जबकि इसे 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हमें पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। ये टॉपिक की कुछ खास बातें हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं।
आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।